नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी में आज विपक्ष पर डबल अटैक हुआ। शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और बाद में पीएम योगी ने भी पिछली सरकारों के कामकाज करने के तरीकों की आलोचना की। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, उसके कुछ हिस्से सुनिए। फिर आज राष्ट्रवाद में यह मुद्दा क्यों पीएम कह रहे हैं कि यूपी में आएंगे तो योगी ही, इसकी बात करूंगा और चर्चा करूंगा। पहले पीएम को सुनिए। इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। माफिया को खुली छूट, खुली लूट। यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। दो 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी, इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि यूपी में क्या क्या चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है योगी आदित्यनाथ के राज में। लेकिन आज से प्रधानमंत्री नहीं बरसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मूड में थे। योगी सीधे सीधे पूरे विपक्ष को चुनौती देते नजर आए। उन्होंने क्या कहा, एक बार उसको भी सुन लीजिए। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अकेले गोरखपुर का एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज था जो जर्जर स्थिति में था। और अगर मैं तो कहता हूं कि अगर उस कॉलेज पर भी पहिए होते तो पिछली सरकारें उस मेडिकल कॉलेज को भी वहां से शिफ्ट करके कहीं और जगह लेके चली गई होती। आपने योगी को सुना, मोदी को सुना, दोनों को सुना। दोनों खंभ ठोक कर बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में काम बोलता है। लेकिन काम बोलता है का नारा तो अखिलेश यादव ने भी दिया था। इसलिए हमें लगा कि जरा देखना चाहिए कि इस काम बोलता है कि नारे के पिछले नारे और अभी के नारे में फर्क क्या है। हमने कुछ आंकड़े खंगाले। यूपी सरकार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा खंगाला, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ जानकारियां जो आई हैं उसको खंगाला। सेक्टर वाइज क्या जानकारी है पहले उसको देखिए, फिर आज के मुद्दे पर आते हैं। किसी राज्य का बजट वहां के आर्थिक विकास का एक पैमाना होता है। 2017 में जब अखिलेश जी थे तो यूपी का बजट 2 लाख करोड़ रुपए का था। अब वो बढ़कर 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। 2019 में ही 5 लाख करोड़ पहुंच चुका था। उसके बाद कोरोना भी आया और चला गया, वो भी है, लेकिन तब भी 5 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का। यूपी की जो ओवरऑल इकोनॉमी देश में 2017 में 5वें नंबर पर थी जब अखिलेश जी थे। 2019 में यह दूसरे नंबर पर आ चुका है। सरकार में फाइनेंस का प्रबंधन बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उससे आपकी योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन क्या है यह नजर आता है। नहीं तो यह है कि आप ताबड़तोड़ शिलान्यास करते जाइए, कंप्लीट उसे आगे की सरकारें करती हैं, क्योंकि फंड वो अलॉट करती हैं और जाहिर है जो फंड देगा वो क्रेडिट लेगा। मोदी राज में यह बहुत हुआ, जिसे लेकर विपक्ष हमेशा यह कहता है कि मोदी उनकी यानी विपक्ष की पुरानी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए टैक्स कलेक्शन का गणित भी जान लीजिए।
अखिलेश यादव के समय 2017 में 49,000 वैट आता था, वैल्यू एडेड टैक्स, और 12,000 एक्साइज ड्यूटी से आता था, यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 61,000 करोड़ रुपए। योगी के समय 2021 में 50,000 करोड़ रुपए का वैट हो गया और 36,000 करोड़ का एक्साइज, यानी कुल मिला दीजिएगा तो 86,000 करोड़ रुपए बैठता है। एक बात और जो आपको याद दिलाया था अभी पहले भी कि कोरोना का काल है, सरकारों की कमाई गिरी हुई है। 2 साल से देश में कमोवेश सब कुछ नीचे गया था, लेकिन निवेश कितना हुआ इस पर भी बात करें। 2012 से 2016 के करीब 4 साल में 25,081 करोड़ रुपए का निवेश हुआ यूपी में। 1,88,000 करोड़ का आंकड़ा है। मैं फिर ये दो इंडस्ट्री बंद हुआ तो निवेश प्रभावित हुआ, लेकिन उसमें भी यूपी में आंकड़ा ऊपर चला गया। अब बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग देख 2019 में यह नंबर 2 पर आ गया। रोजगार की बात करते हैं, बड़ा मुद्दा यह होने वाला है चुनाव में, ऐसी उम्मीद तो की जानी चाहिए। अखिलेश यादव जी के समय 4 साल में 2 लाख से ज्यादा रोजगार मिले। योगी शासन में 4 साल में करीब 6.25 लाख रोजगार का दावा है। लेकिन सवाल यह भी बड़ा है कि आपकी जेब में पैसा कितना आया। अखिलेश जी के समय प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में 47,100 रुपए की थी। योगी राज में यह बढ़कर 65,431 रुपया हुआ है। यह कुछ आंकड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ योगी जी के समय अच्छा ही है। बहुत कुछ और अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा नजर आती है। अखिलेश जी के समय भी सब खराब था, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कई मोर्चों पर अच्छा काम किया। लेकिन आज राष्ट्रवाद में सवाल यह कि यूपी में किसका काम बोल रहा है। मोदी ने योगी को किस किस विषय में 100% दे दिए। प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया, क्या सचमुच यूपी में आएंगे तो योगी ही, यह तय हो गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। शलभ मणि त्रिपाठी प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत शलभ भाई आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत। घनश्याम जी, आपसे पहले पूछता हूं, आज आपने भी पीएम को सुना होगा, उन्होंने पिछला दौर भी याद दिलाया, पिछली बातें भी याद दिलाई, कुछ आंकड़े हमने रखे। क्या इस बार जो काम बोल रहा है वो पिछले बार के काम बोलता है कि नारे से बेहतर है? क्या योगी जी ही आने वाले हैं? आप लोगों का वहां जमीनी विश्लेषण क्या कहता है? नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। 3 बातें बोलूंगा। पहले तो प्रधानमंत्री किसी खोखले ढोल की तरह बजते हुए दिखाई दिए, जहां पर सवाल है कि आज भी अजय मिश्रा उनके कैबिनेट में क्यों काबिज है। क्या तर्क है मीडिया के पास, या जो मीडिया उनका समर्थन करता है भारतीय जनता पार्टी के पास, जिस व्यक्ति ने शुरू से अंत तक झूठ बोला, वहां पर प्रधानमंत्री महात्मा बुद्ध की शरण में जाकर के क्या देश के लोगों को बुद्धू समझते हैं? क्या वो सच नहीं बोल सकते कि क्योंकि माफियाओं का साथ चाहिए उत्तर प्रदेश में, इसीलिए अजय मिश्रा जैसे लोग देश के गृह मंत्री बने हुए हैं? उनके बेटे को छिपाने की भरसक प्रयास किया जाता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितनी महिलाओं को टिकट दिया है, आज तक उससे अधिक अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को और पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया है। और आदित्यनाथ जी की जो प्रवृत्ति है, पृष्ठभूमि है, वो तो उनके अपने एफिडेविट में दिखाई देता है। उसी तरीके से प्रसाद मौर्य। तो ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो उस तरह का एक समीकरण दिखाई दे रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश से इस सरकार को, जिसने महंगाई की मार उत्तर प्रदेश से दी, हर घर को बुरे दिन दिखाए, लोगों को मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया, लाशों को बहने के लिए छोड़ दिया। लोग कहते रहे ऑक्सीजन की कमी है, मुख्यमंत्री कहते रहे ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, आप उनका संकल्प पत्र उठा लीजिए। आपका जो आंकड़ा है मैं उसमें बाद में आता हूं। जैसे कि आपने स्टेट फाइनेंस का जिक्र किया, पब्लिक फाइनेंस की अगर आप बात करते हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहते हैं, ये बताइए उत्तर प्रदेश में पब्लिक फाइनेंस कहां से आता है? किस राज्य का बजट नहीं बढ़ा है? तो मेरे ख्याल से आंकड़ों को इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए कि पृष्ठभूमि पूरे देश के सामने हो, सिवाय ये कहने के लिए कि एक राज्य का बजट का आकार बढ़ गया है। 4 लाख करोड़ के निवेश की बात इन्होंने बड़े ढोल बजा के की थी। कितना निवेश आया? अंततः एक बात कहूंगा, अगर आपके एक भी दर्शक के परिवार में किसी युवा को रोजगार मिला है, बेशक वो बीजेपी को वोट दे, लेकिन अगर उसके आसपास उसके रिश्तेदारों में भी किसी को रोजगार नहीं मिला है तो सरकार को खदेड़ बाहर करें। अगर आप मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा तो बेशक बीजेपी को वोट दे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, इस सरकार को खदेड़ बाहर करें। अगर आपका शहर स्मार्ट सिटी हो गया है तो बेशक बीजेपी को वोट दे, लेकिन अगर आपका शहर दलदल में डूबा हुआ है तो इनको खदेड़ बाहर करें। अगर आपको लगता है कि हाथरस की बेटी के साथ अन्याय नहीं हुआ, कुलदीप सेंगर ने अन्याय नहीं किया,
अजय मिश्रा जैसे लोगों को मंत्री बने रहना चाहिए तो बेशक बीजेपी को ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, घनश्याम जी सारे वोट यही मत मांग लीजिए, अभी पहले जवाब तो मांग ले बाकी मेहमानों से। इनको निकाल बाहर। यही सारा वोट मत मांग लीजिए, उधर अभी थोड़ा जवाब ले लेते हैं। शलभ मणि जी, आपने सुन लिया घनश्याम जी को, वो कह रहे हैं आपने लोगों की जिंदगी खराब की, नरक की, आपने यूपी को डुबा दिया, आपकी वजह से लोगों की मौत हुई, यूपी को आपने खत्म कर दिया, और इसलिए ये सब जो बातें आज कही गई हैं ये सब खोखली बातें हैं। जी, घनश्याम जी ने दो शब्द इस्तेमाल किए। एक तो इन्होंने कहा पृष्ठभूमि किसकी है वो सबको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं उनकी बात से 200% सहमत हूँ कि किसकी पृष्ठभूमि कैसी है ये उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जाता है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश का हर नागरिक जाता है कि कौन की पृष्ठभूमि किसकी क्या है, किसने कौन से कर्म कौन से कुकर्म किए हैं, कौन परिवार को लेकर आगे बढ़ा है, कौन देश को लेकर आगे बढ़ा है। दूसरा इन्होंने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, मैं सहमत हूँ। 2017 के चुनाव में भी लोगों ने देखा कि चोर चोर मौसेरे भाई कैसे हुए थे। एक गाड़ी के ऊपर बैठ के घूम रहे थे और बता रहे थे कि भैया अब तो 2 लड़कों की सरकार आने वाली है। चोर चोर मौसेरे भाई थे। उसके बाद जब फेल हो गया पूरा कार्ड, 2019 में भी आए, फिर चोर चोर मौसेरे भाई आए, एक दूसरे को गाली देते रहे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते रहे, एक दूसरे को गुंडा बताते रहे। 2019 के चुनाव में एक हो गए, लेकिन जनता ने बताया कि चोर चोर मौसेरे भाई दरअसल कौन था। देखिए ऐसा है सुशांत भाई, आज हम सत्ता में हैं, सारा चुनाव हमारे बनाम होना है। इनके बनाम जब चुनाव हुआ 2012 में बहुत प्रचंड बहुमत से आए थे, और सिर्फ 2 साल बाद क्या स्थिति हुई कि 2012 में जो पार्टी प्रचंड बहुमत से आई, जनता ने 2014 में उखाड़ फेंका इनको, एक इनोवा पार्टी में तब्दील होकर रह गए थे। 5 लोग एक परिवार से जीत गए। 2017 में क्या हुआ, जो 223 224 पार्टी थी आ गई 45 सीट पर। जनता ने बिल्कुल इनका सफाया कर दिया। क्यों? क्योंकि जनता ने चोर चोर मौसेरे भाई देखे। हमारा इम्तिहान आप देखिए, 2014 में हमने इम्तिहान दिया, हम किस तरह के नतीजे लेकर आए। 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, और 2017 में हमारी सरकार आई तो ये सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। 2019 में हमारी सरकार थी और हमारा कहा गया कि इम्तिहान होगा। पत्रकार साथियों ने कहा इम्तिहान है, विपक्ष ने कहा बस अब तो इम्तिहान ही है। हमने कहा चलो इम्तिहान मान लेते हैं। सपा बसपा एक हो गए। तमाम सारे जो पॉलिटिकल पंडित है उन्होंने कहा कि अब तो सफाया है, अब तो मिल गए बसपा सपा, अब तो गायब हो जाएंगे। क्या हुआ? जनता ने इन दोनों को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि जनता जानती है पृष्ठभूमि किसकी क्या है और चोर चोर मौसेरे भाई कौन है। आज 2022 का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है, किसने मेहनत की है, कौन तपस्वी की तरह काम करता रहा, कौन ईमानदार छवि के साथ काम करता रहा, किसने प्रदेश बेचा और किसने प्रदेश के लिए खुद को तपाया, किसने परिवार को आगे समझा और किसने 24 करोड़ की जनता को परिवार समझा। ये मुझे नाम लेने की आवश्यकता ठीक है। रत्नाकर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रत्नाकर जी, पीएम तो कह गए कि आएंगे तो योगी ही, घनश्याम जी कह रहे हैं कि आएंगे तो अखिलेश जी ही। आपके हिसाब से यूपी की स्थिति क्या है? हमारे हिसाब से यूपी की स्थिति क्या पूछ रहा है सुशांत भाई? सीएम को जो करना है कहते हैं, तपस्वी लोगों को करना है कहते हैं। यूपी की स्थिति तो 12:30 बजे दिन में सुप्रीम कोर्ट में बता दी। जस्टिस हिमानी कोहली ने कहा कि वी हैव द इंप्रेशन दैट यू आर ड्रैगिंग द योर फीट लखीमपुर केस पुलिस से। जस्टिस अमन्ना ने कहा, चीफ जस्टिस ने, सारे बयान रिकॉर्ड कीजिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम ये महसूस करते हैं कि आप इस केस से अपने आप को हटा रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कौन लोग धमकाए जा सकते हैं, इसके बावजूद आप इस केस में देरी कर रहे हैं। तत्काल 164 पर रिकॉर्ड कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस की बेंच कर रही है। सर्टिफिकेट आप जब से समा रहे हैं ना, उस सर्टिफिकेट की 12:30 बजे धज्जियां हो चुकी है। सितंबर 2019 में मिर्जापुर में पहुंच जायसवाल नाम का रिपोर्टर नमक रोटी रिपोर्ट करता है, खाने वाले मिडल में जेल भेज दिया जाता है, मारा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। दिसंबर 2020 में यशवंत सिंह जो है वो जंगल राज लिखते हैं यूपी का, सरकार अरेस्ट कर लेती है हाईकोर्ट की लखनऊ में, डांट करके खारिज करती है केस। 28 सितंबर 2020 जला दी जाती है। हाथरस की जो निर्भया है उसको आप डीजल से जला देते हैं, पेट्रोल से जला देते हैं, किसी सम्मानजनक उसके। हाईकोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेती है करके। आज भी हाईकोर्ट ने कहा, हरीश साल्वे जी ने कहा कि ये केस चल रहा है, रहने दीजिए। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, हमने जो स्वतः संज्ञान लिया है उसका केस हमारा चलेगा। मनीष गुप्ता नाम का आदमी जो व्यापारी था, अभी पीट पीट के मारा डाला जाता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? चुनाव जीतना, सिक्के भरना, जाना, धन का देना, चीज होती है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, इसलिए कहा जाता है आपका गला फूटा।
नहीं चाहेगा। थोड़ा रत्नाकर जी का ऑडियो बढ़ाइए। सरकार के पास का घड़ा भर रहा है, फूटेगा। आंकड़े तो 17 से पीछे के भी हैं, आंकड़े 26-19 के बाद भी आएंगे, 22 के बाद भी आएंगे। अभी क्या है, नाउ डाउट कितने बार एडवांस सामने आएंगे, आने दीजिए ना। ये मैं थोड़ी कहा हूँ, पीएम मोदी 3 बजे जो करते हैं 12:30 बजे उसको आपको मैंने बताया चीफ जस्टिस ने क्या क्या उनकी बेंच में क्या क्या, उससे बताइए ना। ठीक है, लखीमपुर केस में ठीक है, सुन लिया सर, सुन लिया। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी आपने सबको सुन लिया, तीनों पार्टियों को सुन लिया। उत्तर प्रदेश में किसके पाप का घड़ा जो है वो भरा है, किसका अभी नहीं भरा है, आपका एनालिसिस क्या है बतौर पत्रकार? देखिए, पाप का घड़ा वाले संदर्भ में मैं नहीं कहूंगा, वो प्रवक्तागण लोग पर्याप्त हैं आपस में एक दूसरे को बताने के लिए। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि संयोगवश मैं तो यही का हूं, वैसे भी नोएडा रहता हूं, मेरा गांव प्रतापगढ़ है, घर मेरा प्रयागराज है। अभी भी मैं कल रात ही लौटा हूं, 4 दिन वहीं रहा और करीब कुछ नहीं तो 25 विधानसभा में घूम के आ रहा हूं। और अलग अलग विषय पर कहेंगे तो तर्क सबके पास है, किसी पार्टी के पास खजाना खाली नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि समाजवादी नहीं परिवारवादी। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को सीधे ये बात समझ में आती है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आप विधानसभा प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, लोकसभा प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, अच्छा वो सब थोड़ा पीछे रह गया हो तो जिला पंचायत वाली अभी सूची देख लीजिए, जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार ने बहुत कुछ गड़बड़ किया। उससे नीचे जब हम आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए गुंडा राज नहीं रहा, तो ये मैं अपने शहर से लेकर और जहां जहां जो बैठा है वहां देख ले। उस शहर में जो एक संगठित अपराधी हुआ करता था, माफिया हुआ करता था, गुंडा हुआ करता था, जरा पूछिए उनके घर के लोग किस हाल में हैं, जरा पूछिए उनके साथ के जो गुर्गे, जो दुनाली बंदूक और राइफल का जो असलहा था उसको शीशे से, अलग अलग सफारी और फॉर्च्यूनर गाड़ियों तक से उस शीशे से झांकता रहता था, जरा पूछिए किसी सड़क पे हिम्मत है क्या? मुझे लगता है कि जनता इसको रिसीव करती है। निश्चित तौर पर अपराध मुक्त पूरा प्रदेश हो गया हो, एकदम से सब राम राज हो गया हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जनता को जो सीधे असर करता है कि क्या कोई माफिया गुंडा है क्या जो जमीन कब्जा कर सकता है, क्या कोई गुंडा माफिया है क्या जिसके बिना हम कारोबार नहीं कर सकते। मुझे याद है कि हर शहर में ऐसे 2-4 गुंडे माफिया होते ही होते थे जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। घनश्याम जी, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ये एक परंपरा टूटी उत्तर प्रदेश में, ये जो गुंडा राज था ये खत्म हुआ है बीते 4 साल में, 5 साल में। ये हर्षवर्धन जी को राम राज दिखाई देता है, चाहे वो हाथरस में दिखाई देता हो या लखीमपुर खेरी में दिखाई देता हो। एक शब्द लखीमपुर खेरी की बात नहीं है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है। लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा। नहीं, आप अपने समय पर बोलिए, अपने समय पर बोलिए, ये दर्शकों का अपमान है। इस तरीके से आप अपने समय पर बोलिए। नहीं, आपने झूठ बोला। नहीं, आप अपने समय पर बोलिए, ऐसे बहस नहीं हो सकती। नहीं, घनश्याम जी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि राम राज्य आ गया, उन्होंने कहा कि गुंजाइश रहती है, लेकिन एक बड़ा बदलाव ये आया है कि जो माफिया राज था वो नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो ये कह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट ये था। मैं अपना जवाब दे रहा हूं। हर्षवर्धन जी को रामराज दिखाई दे सकता है, लखीमपुर खीरी पे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जहां किसानों को रौंद दिया गया कुछ नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का मंजर है उसके ऊपर इनको कुछ नहीं कहना है। उत्तर प्रदेश में जो जब हाथरस पे हुआ, इन्होंने क्या आदित्यनाथ सरकार पे कोई उंगली उठाई? जो विश्लेषक सरकार पर एक उंगली कभी उठा नहीं सकते, वो सिवाय सरकार की। पर घनश्याम जी, जब आप एनालिसिस करने बैठ रहे हैं उत्तर प्रदेश का, सर ज्यादा तो केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर धाराएं थी। आप ऐसा मुख्यमंत्री देंगे, आप ऐसा उप मुख्यमंत्री देंगे, उसके बाद आप दावा करेंगे हम अपराध मुक्त कर देंगे। किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य या आदित्यनाथ शांति का पाठ पढ़ाते हुए, अपराध मुक्ति का पाठ पढ़ाते हुए? शर्मणि त्रिपाठी, आपने तो अपने कैबिनेट में लोगों को, अपराधियों को बैठा रखा है, आप क्या अपराध मुक्त करेंगे, ये कह रहे हैं घनश्याम जी? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं और किसी परिवारवादी परंपरा से बढ़कर आगे नहीं आए हैं। समाजवादी पार्टी को तकलीफ इस बात की है। अरे मुकदमे देखने होंगे, आपराधिक पृष्ठभूमि देखनी होगी, माफियाइज्म देखना होगा, तो क्या इस प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत है क्या? मुख्तार अंसारी कौन है? समाजवादी पार्टी का भी रिश्तेदार है, कांग्रेस पार्टी का भी रिश्तेदार है। और इसलिए अभी कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे, कौन बचाने आया था मुख्तार अंसारी को कि पंजाब से दिलाने दिया जाए? पंजाब में कौन उसकी पैरवी कर रहा था? अतीक अहमद कौन सी पार्टी में रहा है?
ये किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है सुशांत जी कि कौन अपराधियों को पालता पोसता है, कौन जो माफिया है उनसे पैसे वसूलता है, कौन अपहरण का उद्योग चलवाता था अपनी सरकार में, ये भी पता है। जैसे बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था, वैसे उत्तर प्रदेश में भी 2017 से पहले अपहरण का और अंधारी का बकायदे उद्योग चलता था। और उस उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। क्या बात करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता जानती नहीं क्या? किसने यहाँ पर खनन घोटाला किया, किसने स्मारक घोटाला किया, किसने आबकारी घोटाला किया, किसने रिवर फ्रंट घोटाला किया, किसने नौकरियां 20-20 लाख में बेची? उत्तर प्रदेश का नौजवान क्या भूल जाएगा अनिल यादव को, लोक सेवा आयोग को भूल जाएगा कि जहां पर नौकरियों की बोली लगती थी? 50 लाख चाहिए अगर आपको एसडीएम बनना है, 40 लाख चाहिए अगर आपको पीपीएस अधिकारी बनना है, 20 लाख चाहिए अगर आपको तहसीलदार बनना है। और आप जो बुशर्ट पहन के आएंगे उसके रंग के आधार पर आपको पहले से बता दिया जाएगा कि आप फला रंग की बुशर्ट पहन के आइएगा तो आपको इंटरव्यू में पास कर देंगे। क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी क्या? पूरा का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश को मिलकर किस तरह लूटता था, और कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार किस तरह मिलकर देश को लूटता रहा है? क्या ये कोई भूल सकता है क्या? ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी। जी वो क्या है, अज्ञानियों की तरह ही बात करते हैं। मेरा ज्ञान इनसे समृद्ध है। पर्चा नहीं बोलिएगा मत, किसी ने नहीं बोला, अभी अपने को चुप रखे। और रोता है, कहता है क्या करें, बड़े लोगों ने कर लिया हमारे। धनंजय सिंह के घर पर पुलिस जाकर जब रिपोर्ट करती है तो हम करने आए हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रजेश सिंह जो है दरबार चला रहे, उसके बाद डॉक्टर सिंह जो है वो भदोई खरीद रहे हैं, भूषण शरण सिंह, राजा भैया गोपाल सिंह, ये जो मुख्तार अंसारी और ये जो शर्ट आया, इन लोग चूंकि वस्त्र से पहचानते हैं, इंसान को पहचानते नहीं है, तो ठाकुर गुंडों के लिए रास्ते साफ योगी आदित्यनाथ कर रहे। हमने आपसे स्पष्ट सीधी सी बात, क्या बात करते हैं चीफ जस्टिस रजिया उड़ादी। रत्नाकर जी, मैं ना आपका ऑडियो ठीक कराता हूं, वो इको हो रहा है, मुझे समझ ही में नहीं आ रही है पूरी बात। आप जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ी हॉलो आ रही है, मैं ऑडियो ठीक करा लेता हूं फिर आपके पास आता हूं। घनश्याम जी। देखिए, बहुत साधारण सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच पाखंड जनता जानती है। अच्छे दिन के नारा देकर बुरे दिन दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात कहां पर पहुंची? आपने अपने एनालिसिस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 7.25 लाख नौकरियां इन्होंने दी हैं। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में क्या लिखा है? 70 लाख नौकरियां, 80 लाख नौकरियां। तो रेवड़ियों की तरह ये लोग वादे बांट देते हैं, किसान की आय दुगनी कर देंगे, और आय किसकी दोगुनी चौगुनी कर रहे हैं? अपने चुनिंदा पूंजीपतियों की। अपनी आय हर साल में दोगुनी कर रहे हैं। और सर वो कह रहे हैं कि हमने जो 7 लाख दी उसमें पैसे बिना लिए दिए, आप तो जो 2 लाख दे रहे थे उसमें भी रेट खुल रहा था। चलिए, ये इस दावे को उठा लीजिए। जो आस्था के चंदे में घोटाला कर दे उसी इस दावे को आप पुख्ता मानेंगे? जिस व्यक्ति की आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर के हैंडल से फोटो डाली थी कि इसको मैंने रोजगार दे दिया लेखपाल का, उस व्यक्ति की क्या सच्चाई सामने आई? जहां पर सच बताने पर जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया जाता है, चाहे वो मिड डे मील का सच हो या कोई और सच हो। जहां पुलिस गोरखपुर में जाकर के होटल में जाती है, अभी तक वो पुलिस वाले पकड़े गए नहीं पकड़े गए। जहां पर एसपी फरार हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर व्यापारी को मारने का केस है, केस रजिस्टर नहीं कर रहे ये लोग। देखिए एनसीआर, जहां पर पिछले 3 साल में अपराध के आंकड़े कम हो रहे हैं, वर्ष दर वर्ष उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 रहा है। हम इस पे दावा नहीं करते। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप कहा नहीं, रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, यूपी नहीं है सर। आप कह रहे हैं हर चीज में नंबर 1 है। हमने डायल 100 बनाया क्योंकि वो तकनीक का इस्तेमाल करके अपराध से लड़ने का सबसे पुख्ता इंतजाम था। जहां पर मुख्यमंत्री को न लैपटॉप समझ में आता है, न स्मार्टफोन समझ में आता है, मीडिया कर्मियों को गाली देते हैं भद्दी, वहां पर ये लोग कोई भी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कौन से यूपी में रह रहे हैं? घनश्याम जी कह रहे हैं यहाँ इतना अपराध है और आप कह रहे हैं कि यहाँ अपराध कम हो रहा है। दोनों का यूपी अलग अलग है क्या? मैं जो बात करूंगा उसके पीछे वो बात करूंगा जो मुझे तर्क तथ्य पे दिखेगा, क्योंकि अभी अच्छा है सुशांत जी कि मुझे राजनीति में जाने की कोई इच्छा नहीं, मैं पत्रकार हूँ तो इसलिए ये चलेगा। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। और संयोगवश चूंकि कल मैं प्रयाग में ही था तो बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा कि नौकरियां पहले से कम आई, रोजगार बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे हैं सरकारी नौकरी कम हुई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नौकरियां जो आई तो बहुत सी नौकरियां अभी रह गई हैं उनका, जिसको हम कहते हैं कि जैसे लेखपाल की नौकरी की लोग बड़ी चिंता कर रहे हो, कह रहे कि अगर ये सरकार करके जाए तो चली जाए, नहीं तो कहीं सरकार बदल गई तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या लंबा प्रोसेस हो जाएगा? उन्होंने कहा अगर सरकार बदल गई तो शुरुआत से लेकर पर्चा लीक से लेकर
हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने तक, नियुक्ति पत्र मिलने तक। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि कल एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हो गया है कि योगी जी नियुक्ति पत्र बांटने लगे हैं ना, तो इसने दो काम आसान कर दिए। एक तो समय पर नियुक्ति करना ये विभाग की बाध्यता हो गई, क्योंकि बिना पूरी नियुक्तियां किए हुए आप अगर नियुक्ति पत्र दे देंगे तो आप फंसेंगे। अगर 100 में एक भी गलती हुई तो सामने दिखेगी, सफेद पे काले दाग की तरह। दूसरा, जब खुद मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहा हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार करे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जहां के अध्यक्ष के ऊपर ढेरों भ्रष्टाचार के मामले थे, ढेरों, और इस समय एक भी ऐसा मामला अभी तक लोक सेवा आयोग में नहीं आया। जितनी नियुक्तियां थी, किसी नियुक्ति में अब तक दाग नहीं आया है। तो जब प्रतियोगी परीक्षा कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि रोजगार हमें और चाहिए। मैं उस शहर से हूं जहां लाखों छात्र रहते हैं, लेकिन मिलता रोजगार 50,000 लोगों को। तो ये संकट बड़ा है रोजगार का, रोजगार चाहिए लोगों का, लेकिन लोग तुलनात्मक देखेंगे कि क्या कुछ ठीक हुआ, क्या कुछ गड़बड़ हुआ, और उस पैमाने पर योगी सरकार को बेहतर पाते हैं। घनश्याम जी, ये तर्क है कि रोजगार कम हो सकता है और मिलना चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन जो मिल रहा है वो कम से कम टेस्टेड है, वेरीफाइड है, उसमें गड़बड़ी नहीं है। देखिए कितना बड़ा कुतर्क है ये कि एक सरकार दावा करती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दावा करते हैं 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दे पाते। और कुतर्क गढ़ा जाता है कि अगर ये चले गए तो जो 7 लोगों को रोजगार मिला है उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। इतना बड़ा कुतर्क, क्या इस देश में सरकारों का यही काम है कि आप 70 लाख का दावा कीजिए, 7 लोगों को रोजगार दीजिए, उसके बाद पत्रकार बोले कि वाह वाह क्या सरकार है, 7 लोगों को नौकरी दी। अगर जिस मुख्यमंत्री को शिक्षा व्यवस्था ठीक करना नहीं आता, जो मुख्यमंत्री राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं कर सकता, जो ये नहीं बता सकता कि अच्छा, लेकिन घनश्याम जी एक चीज तो आप मान रहे हैं, मैं अभी पूछता हूं उनसे, शलभ मणि से, लेकिन आप ये तो मान रहे हैं कि वो जो 7 लाख दिए उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की है? देखिए 7 लाख दिए, अगर 7 लाख में गड़बड़ी नहीं होती तो आप ये नहीं कहते कि 7.25 लाख का दावा है। आप एक वेबसाइट पे लास्ट लिस्ट डाल दीजिए कि इन लोगों को रोजगार दिया, और ये भी डालिए कि पिछले 5 सालों में कितने युवाओं ने रोजगार के लिए अप्लाई किया, कितने एग्जाम है जिसकी अभी ये कह रहे थे कि गड़बड़ी नहीं हुई। क्या हमने शिक्षकों को पर्चा लिख के हमने नहीं देखा है? 70 लाख बोल के 7 लाख रोजगार, ये अचीवमेंट कैसे हो सकता है? सुशांत भाई, आपने घनश्याम भाई को 2 बार वक्त दिया, मुझे भी थोड़ा उसके बराबर दे दीजिए। जी। अभी घनश्याम भाई ने शिक्षा की बात की। देखिए, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि मजबूरी हो सकती है झूठ बोलना, लेकिन किसको याद नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नेपाल के बच्चे इम्तिहान देने आते थे, उत्तर प्रदेश में बिहार के बच्चे इम्तिहान देने आते थे, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश राजस्थान के बच्चे इम्तिहान देने आते थे 2017 से पहले। क्यों? इसलिए नहीं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग के बाहर नकल का कारोबार चलता था, बाकायदे बल्ली और बांस लगाए जाते थे, और बिहार, नेपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान के वो बच्चे जो कभी पास नहीं हो पाए, उत्तर प्रदेश में 70% नंबर लेकर पास होकर जाते थे। आपने पिछले 4.5 साल में देखा क्या? कहीं एक भी नकल का वाकया देखा? क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में इम्तिहान हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था जो है लगातार दुरुस्त हुई है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो लोग क्लेम करते हैं साहब कि हमने बड़ा काम किया, जो सब पुस्तकीय प्रणाली लेके आए थे। अगर आपको याद हो सुशांत भाई, तो सब पुस्तकीय प्रणाली कौन लेकर आया था? समाजवादी पार्टी की सरकार। कहते थे कि बच्चों को जो है बड़ी दिक्कत होती है तो किताब दे दो और किताब लेके पढ़ेंगे, उसका नाम रखा गया सब पुस्तकीय प्रणाली। और उसके बाद बेरोजगारों की जो खान छोड़ी, वो कहते हैं कि तुम भर्ती करो। तो 70 लाख रोजगार की आप बात कर रहे हैं, आप इसकी जानकारी रखिए। केवल कोविड पीरियड के दौरान जो हमारी 60 लाख यूनिट है, जो MSME की यूनिट्स हैं, सब में मिनिमम 2 रोजगार सबको दिया गया। रोजगार का अर्थ होता है नौकरी और रोजगार, और नौकरियां जो हमने दी हैं वो पारदर्शी तरीके से दी हैं। 2 करोड़ रोजगार हम उत्तर प्रदेश में दे चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब कोरोना में तमाम कंपनियां भाग रही थी प्रदेशों से, तब जर्मनी की फुटवियर कंपनी चाइना छोड़कर कहां पर आई? जाकर आगरा में कभी शूज खरीद लीजिएगा, जर्मनी की फुटवियर कंपनी चाइना छोड़कर आगरा में आई। जो बेबले स्कॉट जो कंपनी है जो लंदन में हथियार बनाती है, वो हरदोई आई। जो सैमसंग की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी डिस्प्ले यूनिट है, कहां पे आई? वो नोएडा में आई। तो आप क्या बात करेंगे? 3.5 लाख करोड़, 3 लाख हजार करोड़ का जो है। घनश्याम जी, रत्नाकर जी दोनों इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं शलभ मणि जी की रोजगार प्लस नौकरी मिलाइए तो 2 करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में क्या योगी ही लौटने वाले हैं? आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पीएम ने बहुत कुछ कहा, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, माफी, आपको थोड़ी देर शांत रहना पड़ा, आपका ऑडियो ठीक करा रहे थे। अब बताइए, अभी लास्ट मुद्दा था रोजगार का। शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो भी कोरोना काल में। कहां कहां से इन्वेस्टमेंट आया ये भी सुना रहे हैं और गिना रहे हैं।
दशरथ नाम के लड़के का इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया जो कहता था मुझे लेखपाल की नौकरी मिल गई। बाद में पता चला कि वो लड़का नौकरी करता ही नहीं था। इतनी फैक्ट्रियां इन्होंने लगाई और उत्तर प्रदेश का विकास की फैक्ट्री दिखाने के लिए इनको मैरियट होटल बंगाल का और यूएस की कंपनी का लेना पड़ा सहारा अपने विज्ञापन में। तो ये जो ख्याली पुलाव पकड़ रहे जिस हाड़ी में ना, वो हाड़ी इन्हीं लोग चला सकते हैं। अतीत में जीते हैं ना। नेपाल के लड़के तब उत्तर प्रदेश में देने आते थे जब नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। मैं जहां रहता हूं ना, उसके पीछे नेपाली खपड़ा है और दूध विनायक है। 100 फीट की दूरी पे है जहां पे नेपाल के लड़के आते थे। लेकिन क्या है, कुछ है नहीं ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और शलमणि त्रिपाठी जी नकल वाली है कि बिना नकल की है। मुझे तो शक है ना उसी में। पूरी बात बीच में बोलिएगा मत, उसी दौर में। अरे आप तो पूरे डिबेट में धमकाते रहते हैं, बीच में बोलिएगा मत, बीच में बोलिएगा मत। अरे आदमी हंसेगा भी नहीं क्या? कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो हंसी आ गई, हंसे भी नहीं भाई। सुशांत जी, मैं आपको एक सुझाव देता हूं, नहीं कुछ मत करिए। हर व्यक्ति के ऊपर एक काउंटर चला दीजिए टाइम का, तो पता चल जाए कितने मिनट देके। अरे बोलिए ना सर, आप बोलिए। मैं हंस रहा था भाई, बोलिए आप बोलिए। हाँ। तो मैं बता रहा हूँ, ये जो दाग नहीं आ रहे हैं ना, दाग आ नहीं रहे हैं, दाग छुपा दिए जा रहे हैं। घोटाले तो खुल रही है। जब सितंबर में दिखाया जाता है मिड डे मील में कि नमक रोटी है, तो पत्रकार को जेल, पत्रकार के परिवार की पिटाई। अरे कौन बोलेगा? यशवंत सिंह भी पत्रकार है, जंगल राज बोल दिए, जेल चले गए। अभी देखिए वाल्मीकि को मार दिया इन्होंने, आज जो चल रहा है आगरा में पुलिस हिरासत में। और यही प्रवक्ता पहले बोलते थे जो है ना, एनएसए लग जाएगा आपके ऊपर, आपको भेज दिया जाएगा गुंडा एक्ट में, आपको गैंगस्टर लगा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कहता था सर, ये इनके प्रवक्ता कहते थे। इस भय भरे वातावरण में अब रत्नाकर जी, ये सारे न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश में ही चल रहे हैं, जितने आप देखते हैं। कोई भय का माहौल नहीं है। जिनको बनाना होगा बनाएंगे। हम लोग भी पूछते हैं और सब विषय पर पूछा है। लखीमपुर पर भी सबने दिखाया और ताल ठोक कर दिखाया। और मैं आपको यह भी बता दूं, अभी हेडलाइन जो चलाई उसमें वीडियो चला है। आपके कांग्रेस में विधायक से एक आम आदमी ने पूछ लिया तुसी की कित्ता, और उसको लपड़ मारा है। पत्रकार का छोड़िए, जनता को तो जवाब देना सीखिए पहले। बात सुनिए, पैरवी करना छोड़िए। पैरवी नहीं होता है, ये फैक्ट होता है। प्रियंका वाड्रा से कल पूछा कि मध्य प्रदेश में रेप का आरोपी बेटा जो है वो 6 महीने से क्यों फरार है। प्रियंका वाड्रा ने जवाब नहीं दिया। अब ये जवाब आप हमको देने देंगे? आप भी तो किसी और के पास नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर एक बलात्कार का आरोपी नहीं गिरफ्तार कर पा रही है तो जो सरकार दावा करती है, और तो फिर राजस्थान में भी दे देना चाहिए। वो तो बलात्कार में नंबर 1 है, बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। पंजाब में जिस व्यक्ति का हाथ काटा, लखवीर को रात के अंधेरे में जला दिया डीजल डालकर। आपने जिस पे बात की सुशांत जी, उस पे बात कीजिए। मैं सब पर बात कर रहा हूँ। आप घुमाते हैं, आपको फैक्ट्स पसंद नहीं आते हैं। आप मुझे बताइए, आपने न्यूज चैनल से दावा किया, 17 के पहले यहाँ न्यूज चैनल नहीं थे। आप मुझे बताइए, थे क्यों नहीं चल रहे थे? तो हम पत्रकारों को कहने दीजिए ना कि दिक्कत है। आप पत्रकारों की तरफ से क्यों बोलते हैं डर का माहौल है? कोई डर का माहौल नहीं है। प्रियंका वाड्रा जवाब दे ना दे, टाइम्स नाउ न भारत के पत्रकार को बाहर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। डर वर से कुछ नहीं होता सर। आप नाम में सुनना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो 2 नाम दे रहा हूं। नहीं, आप हमारे पत्रकारों की तरफ से मत बोलिए कि यूपी में डर का माहौल है। हम यूपी में काम कर रहे हैं, हम यूपी में रह रहे हैं, हमको नहीं डर लगता है। आपको लगता होगा, आपको जो पत्रकार आते होंगे उनको लगता होगा। डर नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप नहीं, हमको डर क्यों लगेगा? डरना होता तो पत्रकारिता में नहीं आते ना सर। वो जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन है, उसमें महिला पत्रकार को दौड़ाया जाता है। डरना वहां चाहिए कि कैसे लिंचिंग हो सकती थी उसकी। बोल चुके, आप जिस पाले में खड़े उस पर आपको डरना नहीं। कोई पाला नहीं है। आपकी दिक्कत यह है कि फैक्ट पर बात कीजिए तो आप पाले में डालकर अपने आप को बचाते हैं। प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं बोलती? बताइए ना रेप पीड़ित पर। मुझे बताइए, पवन जायसवाल, यशवंत सिंह पत्रकार नहीं है? अरे तो वो दोनों को लगता होगा, उनको आदत रही है कि बिना डरे पत्रकारिता करें, सट जाएं किसी से जाकर। हम लोग नहीं सटे कभी, हमको नहीं डर लगता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको डर लगता है उत्तर प्रदेश में? हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको डर लगता है उत्तर प्रदेश में? नहीं सर, मैं ये डिबेट का कार्यक्रम है, सबको शुरू में बोलने का मौका दिया, उसके बाद चर्चा ऐसी ही होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको डर लगता है क्या? सुशांत जी देखिए, मुझे किसी समय न डर लगता है न लगेगा, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जिसकी रहे और चाहे जिसकी चली जाए। एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये प्रवक्ताओं की आदत हो गई है
और ये शायद ये पार्टी हेडक्वार्टर से निर्देश मिलता होगा। सभी पार्टियों के प्रवक्ता करते हैं कि पत्रकार को पहले घेरे में डाल थोड़ा सा शर्मनाक ये है कि इनको हम गलत बोल रहे हैं की बहस करते हैं। एक मिनट सुशांत जी पहले उनको बताइए। रोजगार पर बात नहीं कर रहे। अगर रोजगार पर बात करने लगेंगे तो ये कहेंगे कि हाथरस पर बात नहीं कर रहे। तो ये नेता प्रवक्ता जो है ना, पत्रकारों से भी प्रवक्ता जैसा जवाब चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं तो सुशांत के साथ भी बहस में और दूसरे चैनलों पर भी, जो मैंने लखीमपुर खीरी पर जब कहा होगा उसको सुन लीजिए। अरे भाई, लखीमपुर जितना टाइम्स नाउ नव भारत ने चलाया होगा उतना शायद ही किसी चैनल ने चलाया होगा जितना हमने चलाया है। 7 दिन मुहिम चलाई। ये आपसे नहीं पूछ रहे। मोनू मिश्रा कहां है? मोनू मिश्रा लौट आओ। कहां पूछताछ हुई? नहीं हुई। सब चलाया, लेकिन कोई रत्नाकर त्रिपाठी आएंगे और सर्टिफिकेट बांट देंगे क्योंकि इनका मन हो गया कि इनके हिसाब से नहीं पूछा, प्रियंका वाड्रा से क्यों सवाल पूछ लिया। घनश्याम जी बोलते हैं, वो मैं बोलता हूँ, उसे आपको सर्टिफिकेट लगता है तो मैं कुछ उसके लिए नहीं, सर्टिफिकेट हम भी 10 दे सकते हैं सर कि आपको आप क्या है और क्या नहीं है, मुझे नहीं देना है। आप फैक्चुअली बात कीजिए। घनश्याम जी भी बैठे हैं, उनसे तो बात हो रही है। आप पिछले शो में भी आए थे, सबको सर्टिफिकेट बांट के गए थे। घनश्याम जी, फोटो देख के सभी लोगों को लगाना चाहिए। घनश्याम जी मुझे देखिए एक मसले पे चलिए बहस में एग्रीमेंट ले आते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को इन्होंने रोजगार नौकरी दी इनकी सरकार में। मैंने शुरू में ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगा है। मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 4-4.5 करोड़ परिवार हैं, 2 करोड़ रोजगार को दिया, यानी हर दूसरे परिवार में एक युवा को इन्होंने रोजगार दिया है या नौकरी दी है, जैसे ये परिभाषित करते हैं। अगर ये सच है तो मैं चाहता हूं कि 2 करोड़ लोग इनको वोट करें, 2 करोड़ परिवार इनको वोट करें। लेकिन अगर ये झूठ है तो आप इसे साबित कर सकते हैं। हर्षवर्धन जी अगर कहते हैं इस बहस में कि झूठ है, सरासर झूठ है और इस तरह की बहस में इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि पत्रकारिता है। आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, आप बात को घुमा देंगे कि नहीं मेरे बगल में 4 लोगों की नौकरी लग गई है, वो तो मेरे गांव में कह रहे थे कि सबकी नौकरी लगने लगी है। इतना बड़ा झूठ आपके चैनल पे कहा जा रहा है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया, जहां पे 4-4.5 करोड़ परिवार हैं। देश का एक आंकड़ा बता दीजिए, क्या इस देश में सारे लोग बेवकूफ हैं कि एक सरकार आकर के एक तो रोजगार आप पैदा नहीं करते, एग्जाम डिले करते हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट कर देते हैं। आप अपने संकल्प पत्र में लिखते हैं कि बेटी 21 साल की होगी तो उसे 2 लाख रुपए देंगे, आप नहीं देते। और उसके बाद चैनल पे आके झूठ कहते हैं। ये तो हर उस परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं जिसका बेटा किसी न किसी लाइन में खड़ा है रोजगार के लिए, बेटी लाइन में खड़ी है रोजगार के लिए। शलभ मणि जी, देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि मैं कौन सी सरकार में पास हुआ, तो मैं तो माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में पास हुआ। हाँ, इनके जो नेता है राहुल गांधी और ये इनकी जो भाषा है वो जरूर मदरसा बोर्ड वाली भाषा है। वो भाषा और संस्कार ऐसा बताता है कि मदरसा बोर्ड से पास होकर आए हैं। और जो पत्रकारों पर हमले की बात है, तो जरा पूछिए ना कि शैलेश पांडे जो पत्रकार हैं, जब प्रियंका वाड्रा से, एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, जब प्रियंका वाड्रा से सवाल पूछ रहे थे तो प्रियंका वाड्रा ने अपने जो शिष्य हैं संदीप सिंह, उनसे आगे करके क्यों पिटवाया था? बाकायदे प्रियंका वाड्रा के सामने पीटे गए। शंभू शुक्ला जो राजस्थान के पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ के जो पत्रकार आंदोलनरत हैं और इमरजेंसी लगाने वाले पत्रकारों की जुबान पर ताला लगाने वाले, जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है सुशांत जी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा से लोकतंत्र की आवाज दबाई है। इनसे बात ही क्या करना, इनसे चर्चा क्या करना, जिनकी भाषा और इमरान खान की भाषा एक हो। नहीं ठीक है, आप रोजगार पे जवाब दीजिए। जो घनश्याम जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए गए उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि 40 लाख प्रवासी आए थे उत्तर प्रदेश में, अगर आपको याद हो तो। सारे टीवी चैनल्स ने चलाया था और हमारे विपक्ष ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया था कि वो रात में बॉर्डर पर खड़े हैं जब पंजाब की सरकार भगा रही थी, जब दिल्ली की सरकार भगा रही थी। उन 40 लाख जो कामगार श्रमिक थे उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया गया कि नहीं दिया गया? और मैंने कहा ना कि 60 लाख के करीब जो हमारी एमएसएमई की यूनिट्स हैं, हर यूनिट में 2 रोजगार एवरेज इस कोविड के दौरान दिए गए। तो आप जोड़ के देखिए कितने होते हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो क्लेम कर रहा हूं कि आप जाकर देखिए। मैं तो कह रहा हूं कि जर्मन की फुटवेयर कंपनी कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ही क्यों आती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसको लगता है कि यहाँ निवेश कर सकते हैं, और अगर निवेश होता है। हर्षवर्धन जी, मैं आ रहा हूँ, एक छोटा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। घनश्याम जी, बेरोजगार है सुशांत भाई, ये बेरोजगार है, इसलिए ये सब फिर से पाखंड है। विपक्ष की बेरोजगारी, देखिए पाखंड है।
आप आंकड़े उठाइए, शलभ मणि जी आप पढ़े लिखे हैं, आप आंकड़े उठाइए, देखिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार मनरेगा में रोजगार की डिमांड लगातार कितनी बढ़ रही है। आपने पढ़े लिखे युवाओं को मजदूरी करने के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया, पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को पेट के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री को लगता है कि पकोड़े तलना भी रोजगार है, लेकिन फिर आप ये मत बोले कि हम BA, MA, BSc, MSc करा रहे हैं, और ये मत बोले कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं। अगर आपको मनरेगा का आंकड़ा नहीं दिखाई देता, आपको बेरोजगारी नहीं दिखाई देती, तो बहस क्या करेंगे? ठीक है हर्षवर्धन जी, जरा 1 सेकंड और रुकिए, शलभ मणि छोटे में रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि घनश्याम भाई की जब सरकार थी तो अभी गूगल करिए, चपरासी की वारंट निकली थी सचिवालय में और 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन कर दिया, और ये हुआ कि अगर हम कितना भी तेजी से एग्जाम कराएंगे हम नहीं करा सकते। 1.5 करोड़ लोगों ने, वो कौन से लोग थे घनश्याम भाई? आप मनरेगा की तुलना उससे करेंगे क्या? हम तो कह रहे हैं कि हमने 2 साल कोरोना रहा है, कोई राज्य सरकार काम नहीं कर पाई है। उस 2 साल के कोरोना पीरियड के दौरान हम 5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, और हम कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिया है, जिसमें 7 लाख सरकारी नौकरियां हैं, और एक भी नौकरी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्योंकि हमने इंटरव्यू खत्म कर दिया। जिस इंटरव्यू में आप बेईमानी करते थे, बुशर्ट का रंग बताकर इंटरव्यू के नंबर देते थे, वो इंटरव्यू खत्म कर दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं करना था। 7 लाख ईमानदारी से नौकरी दी, और उसके अलावा 2 करोड़ सब मिलाकर रोजगार दिया। आज आप देखिए कि जो तमाम ऐसे नौजवान आ रहे हैं जो कि रोजगार कर भी रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप जाकर देखिए, आप आंकड़े को नहीं मानेंगे। हर्षवर्धन जी। सुशांत जी, देखिए बड़ा अच्छा है, और मैं दर्शकों से बस कहूंगा कि अब घनश्याम जी की बात सुने और तुरंत गूगल पे सर्च कर लें। मैं बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूं, न मेरी बात सुनिए न किसी प्रवक्ता की बात सुनिए, प्रवक्ता तो अपनी पार्टी की बात करेगा। घनश्याम जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नरेगा में रोजगार बढ़ गए, जो दिखाता है। दरअसल घनश्याम जी सचमुच पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा हतो नरो व कुजरो वाला थोड़ा सा मिस कर गए। जब कोरोना काल था उसमें उत्तर प्रदेश ने जो लोग लौट कर आए थे, जो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, देश के दूसरे हिस्से से, तो उत्तर प्रदेश ने नरेगा के तहत सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। अगस्त के बाद के आंकड़े उठा लीजिए, नरेगा में एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कम हो गया है, रजिस्टर नीचे चला गया है। इसके 2 मतलब हुए, एक तो ये कि पूरे देश की इकोनॉमी ठीक हो रही है, और दूसरा ये कि जो नरेगा में उत्तर प्रदेश के गांव में थे, या तो वो अपने नजदीकी कस्बे में आ गए, शहर में आ गए, या चले गए जहां उनको रोजगार मिला। तो मुझे लगता है कि दर्शक जो देख रहे हैं वो रोजगार का आंकड़ा समझने के लिए तो इसको खोज ले, जो घनश्याम जी ने कहा, और दूसरा एक काम करें, जिस गांव में रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस शहर में रह रहे हैं, वहां आसपास से पता कर ले, उनको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। क्योंकि कोरोना काल की बात करेंगे तो सचमुच उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश की किसी सरकार से ज्यादा संवेदनशील तरीके से अपने लोगों की व्यवस्था की, और ये उस समय पर किया जब सरकारें लोगों को अपने यहां से धकेल रही थी, अपमानित कर रही थी। ये भी तथ्य ध्यान देना चाहिए। घनश्याम जी, देखिए, गूगल क्या कहता है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जून 2020 की, कि उत्तर प्रदेश में 57.13 लाख लोगों को ने मनरेगा के लिए अप्लाई किया। मैं जो बात कह रहा हूं बड़ा स्पष्ट है, अगर आप जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, आप उनको विवश कर दे रहे हैं कि वो पेट के लिए नरेगा में रोजगार करें। उस नरेगा में जिसका प्रधानमंत्री जी ने भरी लोकसभा में मजाक उड़ाया था कि मैं स्कीम को जिंदा रखना चाहता हूं कि भविष्य की पीढ़ियां देखेंगी कितनी वाहियात स्कीम थी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्कीम थी। आप उसका मजाक उड़ाते हैं, ये स्कीम आपने नहीं बनाई है। आप पढ़े लिखे लोगों को मजबूर करते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद आप अपनी पीठ पर तपाते हैं कि हमने 60 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। देखिए, आप हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के परिवार में मैं साबित कर सकता हूं, दावा कर सकता हूं, इनके परिवार में, शलभ मणि के त्रिपाठी के परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नरेगा में लाभार्थी होगा, नहीं होगा। आप नहीं चाहते कि आपके अपने बच्चे वहां जाएं, लेकिन आप उस सरकार की पीठ पर तपा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पे देश के सर्वाधिक कॉलेजेस हैं, जहां पे। और ये हर्षवर्धन जी छोटे में, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। हर्षवर्धन जी, मैं बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि मेरे परिवार में कोई भी नरेगा का लाभार्थी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, मेरे परिवार में कोई भी नरेगा का लाभार्थी नहीं है। मैं स्वयं कभी किसी सरकारी नौकरी की लाइन में नहीं लगा। हमारे घर में जो लोग लाइन में लगे उनको नौकरी मिली, और गांव में चूंकि हम लोग उस तरह से इस स्थिति में नहीं है कि कहीं से नौकरी छोड़कर गए और जरूरत पड़े, तो ये किसी सरकार में हम नहीं रहे। ऐसा नहीं कि यूपीए सरकार में हमारे घर वाले नरेगा की लाइन में लगे थे, तो घनश्याम जी के यहाँ भी नरेगा की लाइन में नहीं होंगे। आज वक्त इतना ही था, लेकिन इतना जरूर है कि इस बहस में मोटे तौर पर लंबे समय तक रोजगार पर चर्चा हुई, सबने अपनी बात कह दी, और जो स्थिति है
वो आप और हम आंकड़ों के लिहाज से कुछ भी चर्चा करें, रोजगार मिला होगा तो वोट पड़ेगा, नहीं मिला होगा तो नहीं वोट पड़ेगा। तो ये अगर रोजगार पर चर्चा हो रही है, और ये दोनों के अपने अपने पक्ष हो सकते हैं, लेकिन जब चुनावी नतीजे आएंगे तो उस दिन तस्वीर बहुत साफ होगी कि कोरोना काल में किसने रोजगार दिया, नहीं दिया, 4 साल में किसने दिया, नहीं दिया, और पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, उस पर भी लगातार चर्चा करेंगे वैसे चुनाव के वक्त। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया राष्ट्रवाद में आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आपको एक और खबर बताता हूं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में अपने पैतृक गांव माणसा में हैं। गृहमंत्री शाह यहां बहुचर माता मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा पूजा में परिवार संग शामिल हुए। गृहमंत्री ने परिवार के साथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। पालकी यात्रा में अमित शाह और उनके बेटे मौजूद रहे। उधर गृहमंत्री अमित शाह की पत्नी सोनलबेन शाह के साथ उनके बेटे जय शाह की पत्नी का देसी अंदाज भी इस दौरान देखने को मिला। गृहमंत्री की पत्नी और बहू ने पूजा के बाद गरबा का लुत्फ उठाया।